Hello friends, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, then this is my request to all of you, all new aspirants who are giving the exams for judiciary and who wanted to be successful in the law career. It is my humble request to all of you, kindly subscribe my channel, forward my channel to all other aspirants so that they can also be gain some meaningful knowledge. In our IPC lecture series, today I will just tell you about continue in our last lecture from our last lecture, that is मेंस रेया. मेंस रेया में मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया था और मैंने ये क्लियरली बताया था कि मेंस रिया अपने आप में कोई एक ऑफेंस नहीं है जब तक कि आप इसको किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करते हैं. मेंस रिया अपने आप में कोई अपराध नहीं है. इट्स सेल्फ नो ऑफेंस. मेंस रिया अपने आप में कोई अपराध नहीं है. मेंस रिया को आपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया. जब आपने इसको शेयर किया तो अब इस शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किसी भी अपराध की शुरुआत कैसे होगी. यानी कि दो या दो से अधिक, 2 or more पर्सन. अब 2 or more पर्सन में एक तो ये हो गया 2 or more पर्सन में हमने बताया था आपको कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं. स्पेशल प्रोविजंस जिसमें मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डिस्कशन किया था. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दिस विल डील इंडिपेंडेंटली. कैसे डील होगा? ये इंडिपेंडेंटली डील होगा, ये अपने आप में स्वतंत्र है. ये इंडिपेंडेंटली डील होगा. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा कृत्य, एक्ट जो कि इलीगल है या फिर एक्ट आपका लीगल है, एक्ट इज लीगल है बट इसका मीन जो है वो इलीगल है. एक्ट इज लीगल बट एक्ट करने का तरीका जो है वो इलीगल है. तो एक्ट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सॉरी, लीगलिटी, जो लीगल एक्ट लीगल है या इसके करने का तरीका गलत है. अब इलीगल को कहाँ डिफाइन किया गया? वेयर वी डिफाइंड द इलीगल वर्ड, वी हैव डिफाइंड इलीगल वर्ड इन सेक्शन 43. क्या है इलीगल का मतलब? सेक्शन 43 में ये हमने बताया था. इलीगल मतलब इसमें 43 में दो कंडीशन है, 43(1) एंड 43(2) and 3. ठीक है. 43(1) में क्या है कि एक्ट अपने आप में पनिशेबल है, यानी कि उसकी पनिशमेंट है. तो सेक्शन 43 में बताया गया है कि ऐसा कोई एक्ट, सबसे पहले इलीगल को समझते हैं, सेक्शन 43 को समझते हैं. सेक्शन 43 में किसको डिफाइन किया गया है? इलीगल. अब इलीगल क्या है? जो ऐसा एक्ट जो अपने आप में कोई ऑफेंस है, खुद में अपराध है, दैट इज इलीगल. पॉइंट नंबर 2, प्रोहिबिटेड है, निषेध है, कानूनी रूप से निषेध है, प्रोहिबिटेड है. ठीक है. तो वो इलीगल होगा, मतलब उसके लिए कानून में मना कर रखा है कि ऐसा आपको नहीं करना है. नंबर 3, ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन.
कोई भी सिविल सूट का ग्राउंड हो सकता है। ये 3 क्वालिटी जिसमें होंगी वो इलीगल कहलाएगा इन कानून की भाषा में। इन टर्म्स ऑफ लॉ इलीगल की डेफिनेशन है कोई ऐसा एक्ट जो अपने आप में ऑफेंस हो, वो प्रोहिबिटेड हो, या फिर ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन हो। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इलीगल होगा। तो अब हमने बताया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। (43) 1 यानी कि जो एक्ट है वो पनिशेबल है। अगर एक्ट पनिशेबल है, अगर वो पनिशेबल है तो चाहे एक्ट हो, वेदर एक्ट इज यस और नो, चाहे वो एक्ट हो या एक्ट ना हो, लेकिन जो आपने मेंसरिया है, मेंसरिया को किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ शेयर कर दिया, और शेयर करना भी अपने आप में पनिशेबल है। यानी कि जो आपने किसी व्यक्ति को, कोई बात आपके दिमाग में चल रही, कोई षड्यंत्र आपके दिमाग में चल रहा है और आपने वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है, और अगर उसका शेयर करना भी पनिशेबल है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। तो क्या हो जाएगा, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और 43 का पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि प्रोहिबिटेड है, कानून की नज़रों में वो प्रोहिबिटेड है। या किसी सिविल सूट का, पॉइंट नंबर 3, ग्राउंड ऑफ सिविल सूट, ग्राउंड ऑफ सिविल सूट हो सकता है। तो यहाँ पर एक्ट होना जरूरी है, यहाँ पर एक्ट होना जरूरी है। अगर एक्ट है देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। और अगर एक्ट नहीं है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। अगर एक्ट नहीं हुआ है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं होगा। तो यह बेसिक सी बात सेक्शन 120A के प्रोविज़ो में समझा रखी है आपको। अगर सेक्शन 120A 120A अगर आप देखेंगे तो उसके प्रोविज़ो में ये बात समझा रखी है। सेक्शन 120 निकाल लीजिए, सेक्शन 120 निकाल लीजिए, पढ़िए सेक्शन 120A, चैप्टर 5A, सेक्शन 120A, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। व्हेन 2 or more person agree to do, मेंसरिया बताया गया कि मेंसरिया कोई काम, आप मेंसरिया आपके दिमाग में कुछ चल रहा है और आपने उसको 2 or more person के साथ शेयर कर दिया। You have shared with 2 or more person, ठीक है। When 2 or more person and मेंसरिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ शेयर किया, प्लस बोथ ऑफ देम आर एग्री, या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिनके साथ आपने वो चीज़ शेयर करी है जो आपके माइंड में गिल्टी थॉट्स आ रहा है, वो आपने 1 से अधिक या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ शेयर कर दिया है। एंड दे आर एग्री, व्हेन 2 or more person एग्री टू डू or caused to be done an illegal act or an act which is not legal, which is not illegal but illegal means, यानी कि या तो एक्ट अपने आप में इलीगल हो या तो एक्ट लीगल है बट उसका करने का तरीका गलत है। 120A में साफ साफ आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन को बताया गया है। क्या बताया गया 120A में? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो एक्ट है सबसे पहले तो मेंसरिया होगी, मेंसरिया इसको शेयर्ड कर दिया गया विद 2 or more
पर्सन, ठीक है, एंड दो या दो से अधिक पर्सन है, दे आर एग्री, और वो एग्री हो गए हैं। तो अब यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी। नंबर एक, जो शेयर किया गया है वो इलीगल एक्ट है, या फिर एक्ट लीगल है और मीन उसका इलीगल है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, व्हेन 2 or more person agrees to do or cause to be done an illegal act. Number 1, illegal act. Point number 1 is illegal act, and point number 2 is act is legal, but it means is illegal. Then act which is not illegal, but illegal means such an agreement is provided that no agreement such an agreement is designated a criminal conspiracy. तो ऐसी सहमति, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी इलीगल एक्ट को या कोई ऐसा एक्ट जो लीगल है बट उसका मीन जो है, उसके करने का तरीका जो है वो इलीगल है, करने या करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी कि मेंसरिया हो जाती है, और मेंसरिया में क्या एग्रीमेंट हो जाता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो दिया गया है, जिस प्रोविजो की बात अभी मैंने आपसे की थी। क्या 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 प्रोविजो की बात मैंने की थी यहाँ पे, एक मिनट, ये दिया गया है प्रोविजो में, राइट, कि provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in punishment thereof. किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब मानी जाएगी, किसी अपराध को करने की सहमति है, एक्ट इज, और कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता है। यानी कि एक्ट इज पनिशेबल। अगर आपने इसमें यह प्रोविजन दिया गया 43(1) का कि अगर एक्ट अपने आप में पनिशेबल है देन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। 43(1) के अंतर्गत लीगल एक्ट 1 यानी लीगल एक्ट 43(1) में क्या गया कि पनिशेबल है, और दूसरा कहा गया जब तक एक्ट नहीं होता, अनटिल अनलेस एक्ट इज डन, जब तक एक्ट नहीं होता तब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। यानी कि कौन सा, वो प्रोहिबिटेड है। ये प्रोविजन में साफ साफ लिखा है कि वो जो मेंसरिया, जिसके लिए मेंसरिया हुई है, मेंसरिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित होना और उनका एग्रीमेंट होना भी तब तक जब किसी कार्य के लिए जो कि प्रोहिबिटेड है या ग्राउंड ऑफ सिविल सूट हो सकता है, लेकिन ऐसा कार्य हुआ ही नहीं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। जब तक कि वो कार्य नहीं हो जाता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। यानी कि इसके लिए जरूरी है कि एक्ट का होना, किस केस में, व्हेन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और व्हेन इट इज अ ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन। लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है या सिविल एक्शन का ग्राउंड हो सकता है, तब तक ये जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। ये बेसिक बात है जो 120A के प्रोविजो में हमें समझाई गई है। सो आई होप देयर विल बी नो डाउट ऑन दिस। लेट्स मूव फर्दर। हमने कहा मेंसरिया है, मेंसरिया को दो से अधिक व्यक्तियों के साथ शेयर कर दिया गया। तो इसमें मैंने बताया था कि कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो है मेंसरिया। फर्स्ट स्टेप इज मेंसरिया। मेंसरिया अपने आप में अपराध है नहीं है। मेंसरिया की कुछ एक्सेप्शन कंडीशन को छोड़कर प्रिपरेशन, मेंसरिया के लिए आपने मेंसरिया करी, फिर उसकी तैयारी की गई, प्रिपरेशन की गई, बताओ यहाँ तो कोई अपराध है? मैंने बताया था यू टर्न लेने की जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है वहाँ तक कोई भी अपराध नहीं होता है, ठीक है। नाउ अटेम्प्ट, गुरु यहाँ गड़बड़ हो गई। मान लो एक गन है या फिर एक
कह सकते हैं तीर है। तीर कमान में जब तक है, जब तक कि वो सामने वाला उसको वापस ले सकता है, जब तक अपने तर्कस में वापस ले सकता है, तब तक तो कोई अपराध नहीं होगा। यानी कि पहले मेंसरिया की गई, फिर प्रिपरेशन की गई, अब उसका अटेम्प्ट किया जा रहा है। जब अटेम्प्ट कर दिया गया, तीर छोड़ दिया गया, तो बताओ तीर वापस हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब अटेम्प्ट हो गया है। जब अटेम्प्ट हो गया है तो वहाँ पर यू टर्न की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में यही एक बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्रिपरेशन में यू टर्न पॉसिबल है, आप तैयारी कर रहे हैं, यू टर्न पॉसिबल है। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप जुडिशरी के लिए फिट नहीं हैं, आपको कुछ दूसरा काम करना चाहिए, आप यू टर्न ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक कुछ एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 122 एक्सेप्शन में आता है। जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ वार वगैरह करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ वेपन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन क्या होगी? इसमें अपराध माना जाएगा। और अगर आप सेक्शन 399 यानी डकैती की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर डकैती डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अपराध माना जाएगा। अब मैंने बताया अटेम्प्ट, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन में मैंने बताया कि प्रिपरेशन में दो संभावनाएं हैं। एक तो जिसमें पनिशेबल नहीं है, पनिशेबल मतलब जो प्रिपरेशन की कोई भी पनिशमेंट नहीं है, इसके एक्सेप्शन मैंने बताया 122 और 399 सेक्शन। 399 क्या है? रॉबरी, डकैती। डकैती की प्रिपरेशन जो है वो तुम्हारी पनिशेबल होगी, ठीक है। तो नॉन पनिशेबल है वैसे तो प्रिपरेशन, जहाँ पर भी यू टर्न की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर ये पनिशमेंट जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जब क्योंकि ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं, खाली प्रिपरेशन हुई है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जो कि आपको स्पेशली नोट डाउन करने चाहिए, 122 वेगिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कलेक्टिंग ऑफ वेपन्स 122 में, और सेक्शन 399 रॉबरी के केस में ये पनिशेबल होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं, स्पेशल सेक्शंस हैं जहाँ पर ये पनिशमेंट अटेम्प्ट इसका पनिशेबल होगा। जैसे 307, 308 और 309। 307, 307 मर्डर की अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट हुआ है, पनिशेबल होगी, बिल्कुल पनिशेबल होगी, ठीक है। 308 कल्पेबल होमोसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, एंड 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड, दीज आर पनिशेबल। सो अटेम्प्ट टू मर्डर 307, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड 308 और अटेम्प्ट टू सुसाइड 309, दीज आर पनिशेबल, ठीक है। ये स्पेशली इसको स्पेशल पनिशमेंट किया गया है यहाँ पे। और 3 और 93 भी एक और सेक्शन इसमें शामिल कर लीजिए, जो कि अटेम्प्ट टू रॉबरी है। तो ये 3 सेक्शन जो है अटेम्प्ट के हैं, जहाँ पर 3 स्पेशल पनिशमेंट है, 307, 308, 309 और 393। ये जो 4 सेक्शन हैं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का है 307, यह अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड है 308, और 309 है अटेम्प्ट टू सुसाइड का, और 393 है अटेम्प्ट टू रॉबरी का, ठीक है। ये स्पेशल सेक्शंस हैं जहाँ पे आईपीसी में अलग से अटेम्प्ट संबंधी अपराधों के लिए डील करते हैं, जो 307, 308, 309। इसके अलावा कुछ रेजिडुअल सेक्शंस भी हैं जो चैप्टर 23 में दिए गए हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट के सेक्शंस हैं जहाँ पर पनिशेबल किया गया है। तो इस तरह से अटेम्प्ट के मैंने काफ़ी सारे सेक्शंस कवर कर दिए हैं।
और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेंस जो हमने अभी तक बात की इसकी कि कब ये जो मेंस रिया है जहाँ पर मेंस रिया प्लस एक्ट एक्टस रिया इज इक्वल टू क्राइम। यहाँ पे अभी तक हमने अटेम्प्ट की बात की थी, तो अटेम्प्ट की बात में हमने कहा था कि अटेम्प्ट कब पनिशेबल होगा, कब पनिशेबल नहीं होगा, जब भी मेंस रिया है कहीं पे। तो मेंस रिया का दूसरी स्टेज है प्रिपरेशन, तीसरी स्टेज है आपकी अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट के बाद क्या आता है? एक्ट। तो मेंस रिया प्लस एक्टस रिया मिल करके क्या बन जाता है? क्राइम। सो एक्ट इज लाइबल, कोई एक्ट है तो अब इसमें कहाँ पर एक्ट की लाइबिलिटी बनती है और कहाँ पर नहीं बनती है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है जो कि एग्ज़ाम में आती ही आती है। जहाँ पर खाली एक्ट ही लाइबल है, एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे मेंस रिया प्लस एक्टस रिया मिलकर क्राइम बन जाता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन, जहाँ पर अगर एक्ट ना भी हो तो भी वो पनिशेबल होगा। जहाँ पर केवल एक्ट, ओनली एक्ट इज लाइबल, ओनली एक्ट इज लाइबल। देखो एग्जाम में एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं कम। इसलिए आप लोगों को अगर अपना एग्ज़ाम अच्छा करना है, अपना दिन बनाना है, वो स्पेशल डे जिस दिन आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आपको अच्छी बैटिंग करनी है, तो आपको ये एक्सेप्शनल कंडीशंस अच्छे से तैयार करनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल and you are saying like, oh, this question paper was tough and there was more categories involved, there are more reservation involved, that's why I was not selected। so भैया आपको एक सिलेक्शन में एक ही सीट चाहिए होती है, अगर मेहनत करोगे तो हो जाएगा। एज जब तक साथ दे रही है तब तक तैयारी कर लो। अगर आप जुडिशरी लाइन से हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आई सी मैनी वीडियोस की पीपल सक्सेस नहीं होते। उसका दोस्त तैयारी कर रहा था साथ में, वो सक्सेस हो गया, एंड कोई व्यक्ति फेलियर हो गया, और वो ये भी कहते हैं कि मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से मैं रेस से आउट हो गया। तो यार मिस्टेक ऐसी मत करो ना। अब मैं एग्जांपल दूंगा कि जो पतले तार में कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उसको कोई बच्चा चल रहा है, उसको बचपन से प्रैक्टिस कराई जाती है कि उसको पतले तार में चलना ही चलना है, यानी कि उस रस्ते में वो चलता है। अगर उससे मिस्टेक होगी तो क्या होगा? उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। बचपन में मौत का कुआं देखा है, उसमें साइकिल चलाते हुए ऊपर तक आ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, अगर वो गिरा उससे तो भी मर जाएगा। तो भाई रिस्क तो इन्वॉल्व है ही हर चीज़ में, लेकिन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो मौत के कुएं वाला व्यक्ति डायरेक्ट मौत के कुएं में थोड़ी जाता है। वो तो ये कहता है कि यार अब इतना कर लिया है प्रैक्टिस कि इससे डर नहीं लगता है, ये उसके लिए इजी टास्क हो जाता है। इसी तरह जब आप जुडिशरी की या यूपीपीएससी की या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आप अगर अपने दिमाग में एक ही टास्क सोच के बैठे हैं कि नहीं आपको यूपीएससी में आईएएस ही बनना है, तो मेरे दोस्त या तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो के बेटे हो, या तो फिर आप बहुत बड़ा बिजनेस आपका खुद का हो, या तो आपके पास सेकेंडरी स्किल सेट हो, तब तो आप कामयाब हो कि आप नहीं यूपीएससी में आईएएस ही टारगेट करो आप। नहीं तो आप टारगेट बड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है लाई कर जाओगे। अगर टारगेट बहुत छोटा होगा कि आपने कर चलो मुझे एपीओ की तैयारी करनी है, अब एपीओ की तैयारी कर रहे हैं आप, एग्ज़ाम एपीओ का बहुत जैसे भी आ रहा नहीं आ रहा, आजकल एग्ज़ाम भी सबका एक ही लेवल का कठिन हो गया है। मैं तो देखता था कि जब पहले एग्ज़ाम होता था तो उसमें ये था कि प्रीलिम्स का एक सेक्शन, जो कुछ सेक्शंस होते थे एपीओ वगैरह की तैयारी के लिए, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ही नहीं था। अब सब्जेक्टिव हर जगह घुसेड़ दिया गया, सब्जेक्टिव को होगा ही होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर जाके कहीं रैंकिंग आपकी डिसाइड होगी, फिर जाके आपको कहीं ना कहीं कोई सिलेक्शन होने या ना होने का है। फिर आपको ये देखना है कि अभी ऑब्जेक्टिव हुआ
फिर सब्जेक्टिव हुआ, फिर अगले साल इंटरव्यू हो रहा है, तब तक आप दूसरे एग्ज़ाम का सब्जेक्टिव दे रहे होते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको देते रहना है, जब तक नहीं होना है तब तक देते रहो। और कुंभ का मेला है, हर साल आता है, देना तो आई। तो अगर आप इस तरह से सोच के बैठे हैं कि नहीं अभी नहीं, बाद में हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अभी बहुत एज पड़ी होता रहेगा, तो फिर भाई एज भी निकलती ही रहती है। और सीरियसली प्रिपरेशन करने वालों का ही सिलेक्शन होता है। वही जो उसमें कुछ जितने सपोज 100% में से 80% लोग तो ऐसे होते हैं, 100 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं मान लो, उसमें से 70 ऐसे होते हैं जो खाली एग्ज़ाम देने जाते हैं। 30 लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। 100 में 30 लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं इस बार अच्छी तैयारी नहीं है, चलो अगली बार देखेंगे। अब 30 लोग तो अलग ही छट गए, बचे 70 लोग। 70 वो लोग में से 30 ऐसे होते हैं जो खाली एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो कहते हैं यार आप पेपर भर दिया है तो फॉर्म दे ही आते हैं, कैसा होता है पैटर्न पता चल जाएगा। अब 60 तो ये निकल गए। अब 40 ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैंने इस साल तैयारी तो करी है। 40 में से 20 ऐसे होते हैं जो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होते, वो कहते हैं यार इस बार तैयारी तो करी, प्री निकल जाए किसी तरीके से, फिर मेन संभाल लेंगे। अब इसमें से ये भी 20 में से मुश्किल से 5% होते हैं। अब इस बचे हुए 20 और 5 25 में से, इनमें से जो होते हैं वो सीरियस होते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्त। 25 व्यक्ति तैयारी जो है सीरियस 100 में करते हैं, और उन 25 में 5 कहीं जा करके सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी देखा जाए तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सही रेशियो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी। और ये 20 जो बचते हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में हो जाते हैं, इसमें नहीं तो कहीं और सही, तो कहीं ना कहीं ये सिलेक्ट हो जाते हैं, और सेकंड अटैम्प्ट में, ये थर्ड अटैम्प्ट में ये निकल ही जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन मन से कर रहे हैं और आपने अपना एम सेट कर रखा है शुरू से, तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे इसमें। ये लंबा गोल है, कोई छोटा मोटा नहीं है। ये T20 का मैच नहीं है कि आप तुरंत आए और आपने ताबड़तोड़ रन बनाए और आप निकल जाएंगे, नहीं। पैसेंस रखना पड़ता है, क्योंकि पिच बहुत बड़ी है, ओवर बहुत ज़्यादा है। ओवर इन द सेंस सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, सब्जेक्ट मैटर बहुत बड़ा है, और आपको सारे सब्जेक्ट में पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्स्ट्रा तो कवर करते ही हैं लोग, सब्जेक्ट में पकड़ रखते हैं। मैंने तो ये देखा नीट वगैरह की जो परीक्षा हो रही है उनमें बच्चे सब पूरा स्कोर कर रहे हैं, फुल 100 आउट ऑफ 100। तो जब तक आप पूरा एक्सीलेंस नहीं करेंगे तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। चलो सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। हम बता रहे थे मेंस रिया प्लस एक्टस रिया इज इक्वल टू क्राइम, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या, ओनली एक्ट इज लायबल। जहाँ पर केवल एक्ट जो है मेंस रिया नहीं भी है, जहाँ पे क्राइम होने के लिए मेंस रिया का होना जरूरी है, लेकिन मेंस रिया जहाँ पे इरेलेवेंट हो जाती है। कहाँ पे? मेंस रिया इरेलेवेंट, सुसंगत नहीं होती है, असंगत हो जाती है। मेंस रिया इरेलेवेंट, तो किस केस में मेंस रिया इरेलेवेंट मानी जाएगी, मेंस रिया हो या ना हो? सो यहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा, जैसे कि किडनैपिंग का केस है, ये एक्सेप्शन आया किडनैपिंग। यहाँ पे मेंस रिया का कोई लेना देना नहीं, मेंस रिया इरेलेवेंट हो जाएगी। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, स्टेट के खिलाफ भाई साहब तुमने कुछ कह दिया और सरकार की आंखें आप पे टेढ़ी हो गई, तो मेंस रिया आपकी हो या ना हो, पहला केस कप्पन की तरह अंदर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किडनैपिंग का केस है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, तो उस केस में मेंस रिया इरेलेवेंट होती है। ठीक है, किडनैपिंग हो, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो, तो यहाँ पे मेंस रिया का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मेंस रिया इरेलेवेंट हो जाती है। दूसरा केस है उतावलापन, रैश, या फिर
नेग्लिजेंस। रैश और नेग्लिजेंस, उतावलापन, आपने उतावलापन दिखाया, आपके नहीं नहीं मेरा तो मन नहीं था, मैं तो ऐसे ही बस लापरवाही, आपकी मेंसरिया नहीं थी, नहीं आप लापरवाही नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि बस कैसे न कैसे हो गया। तो इसमें जैसे कि पब्लिक रोड पर नेग्लिजेंस, बाइक चला रहे हैं, नुकसान हो या ना हो, नेग्लिजेंस किया है, 279 का केस बनता है यहाँ पे, रैश ड्राइविंग का। ठीक है, तो रैश ड्राइविंग का केस बनता है अगर आप बाइक जो है उतावलेपन में चला रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी मेंसरिया हो किसी को नुकसान पहुंचाने की या ना हो, वहाँ पे मेंसरिया इरेलेवेंट हो जाती है। तो मेरे साथ दोहराओ मेरे मित्रों, रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जहाँ पर मेंसरिया इरेलेवेंट हो जाती है, मेंसरिया इरेलेवेंट हो जाती है, कहाँ कहाँ पर, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है, यानी कि जहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है आपके ऊपर, वहाँ पे मेंसरिया जो होती है वो इरेलेवेंट हो जाती है। जैसे कि किडनैपिंग, किडनैपिंग के केस में मेंसरिया का कोई मतलब नहीं है, मेंसरिया हो या ना हो, अगर आप पे शक है किडनैपिंग का या कुछ, तो ये लाइबिलिटी आपकी बनती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है आप पे, और इसमें ये क्राइम माना जाएगा। ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट, अगर आपने स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करने की कोशिश की तो भी आपको अंदर कर दिया जाएगा स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस के केस में। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो स्टेट के अगेंस्ट है, तो फिर यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट बनता है अगर आपका, तो यहाँ पे मेंसरिया आपको, नहीं मेरी तो इच्छा नहीं थी, ऐसा तो मेरा कुछ करने का इरादा नहीं था, वो आप नहीं कह सकते हो, वहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे मेंसरिया इरेलेवेंट हो जाएगी। रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंस, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, मैं स्टेट के अगेंस्ट मैंने कोई अपराध नहीं किया है। रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंस यानी 279 का, अगर रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी इच्छा हो या ना हो, मेंसरिया हो या ना हो, पब्लिक रोड सेफ्टी के तहत यहाँ पे नेग्लिजेंसली बाइक चला रहे हैं, तो यहाँ पे नेग्लिजेंस का मैटर बन जाता है। इन्फेक्शन कोई फैला रहे हैं, 269, आजकल देखो ये बहुत है, कोविड का केस आ गया 269। स्प्रेड इन्फेक्शन, अगर स्प्रेड इन्फेक्शन हो सकता है कि आप स्प्रेड इन्फेक्शन करें, 269 का केस हो सकता है। 336 है, 337 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंसरिया की सुसंगत नहीं होता है, मेंसरिया इरेलेवेंट है। 304A डेथ बाय नेग्लिजेंस, आपने नेग्लिजेंस दिखाई जिससे किसी की मौत हो गई, मतलब डेथ हो गई, तो यहाँ पर भी मेंसरिया का कोई लेना देना नहीं है, इतनी नेग्लिजेंस दिखाई आपने, आपका वो मतलब हो या ना हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर जो है ये अपराध बनता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।